So students will continue with the same chapter, that is chapter number 18, financial statements of a sole trader, जिसमें जो वो फाइनल अकाउंट्स अपने बनाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड इन केस अ बिजनेस इज सिंगल हैंडेडली डन बाय द बिजनेसमैन। सोल ट्रेडर का मीनिंग आपको वेरी क्लियर है, पहले ही हमने बड़ी बारी किया हुआ है, तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनल अकाउंट्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है। हु कैन गिव मी द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। दृष्टि। These are the statements prepared at the end of any accounting period to know the financial result and financial position of the business. ये आप देख के तो नहीं बोल रहे हो? आई होप आप देख के नहीं बोल रहे हो, अपने आप बोला है दृष्टि? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है बच्चे। These are the statements which are prepared when prepared when At give me answer year. at the end of an accounting the period। end of the accounting period. ईयर मत कहना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल ट्रेडर की बात करते हैं ना, तो हम ईयर कह सकते हैं, बिकॉज उसने ईयर के बाद करनी होती है। अगर हमसे पूछा गया मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसने ये तो नहीं कहा कि वो सोल ट्रेडर की बात कर रहा है, कंपनी की बात कर रहा है, पार्टनरशिप की बात कर रहा है। फिर हम अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इट इज अ ईयर विच इज द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज इन केस ऑफ कंपनी इट इज अ क्वार्टर विच इज एन अकाउंटिंग पीरियड। क्वार्टर ऑफ 3 मंथ्स के बाद जो कंपनीज है वो अकाउंट्स ऑफ बुक्स अपनी क्लोज कर देती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बारी, है ना। इसलिए हम यूज करेंगे अकाउंटिंग पीरियड। और मोर ओवर कई बार बिजनेस नया स्टार्ट किया हो तो वो जरूरी नहीं कि वो साल हो, है ना। क्या पता 1 महीने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी पड़े, या वो 1 महीने के बाद करे ही ना, वो करे ही 13 मंथ्स के बाद, अगला साल बीच में ले ले, ऐसी ऑप्शंस भी होती हैं। सो वी विल से अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मीन द पीरियड फॉर विच द अकाउंट्स ऑफ बुक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। फाइन। So these are the statements which are prepared at the end of an accounting period. One thing. Secondly, these are prepared to know what? Financial results. These are prepared to know two things. One is financial results and second is financial position. बिल्कुल ठीक है आपकी बात। To calculate financial result means to calculate what? Profit and loss. Calculate financial results means profits हो रहे हैं या फिर वो whether the business has earned profit or it has to suffer losses, that is the profit or loss. And what is about the financial position? Assets and liabilities. And liabilities. The position of assets and liabilities means what the business owns, OWNS owns, and what the business owes, OWES. जो पैसे अपने हैं बिजनेस ओन कर रहा है, जो किसी के हैं बिजनेस के, वो बिजनेस को ओ कर रहा है, बिजनेस ने देने हैं, मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द स्टेटमेंट व्हिच वी प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट इज नोन एज व्हिच स्टेटमेंट? Income statement. Income statement. And similarly to know the position, that is Position statement. position statement. फाइन। बट जब हम इनकम स्टेटमेंट पोजीशन में, जब हम प्रॉफिट लॉसेस या एसेट लायबिलिटीज फाइंड करते हैं ना, तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते, जनरली इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते या पोजीशन स्टेटमेंट नहीं बोलते, नाम इसका कुछ और होता है। इनकम स्टेटमेंट इज बेटर नोन एज Trading and profit and loss account. Trading and P&L account, profit or loss account. And position statement? Balance sheet. बैलेंस शीट। तो हमने इस चैप्टर में यही बनानी है। हमने एक बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक हमने बनानी है बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं उस दिन कर लिया था ना हमने, एसेट लायबिलिटीज वाली बैलेंस शीट का भी कर लिया था, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स डाली थी, एक्सपेंसेस इनकम्स करके हमने कहा था हम डिस्कस बाद में करेंगे। आई मीन टू से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, I mean to say indirect expenses and other incomes also। ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ था। बाकी आपके पास फॉर्मेट होगा,
आप लोगों ने वो सारा पहले नोट भी किया हुआ है और बाकी समझा भी हुआ है, उसमें कुछ है नहीं था ऐसा, ठीक है। देन है आपका, एक मेरे को बताना, इनकम स्टेटमेंट कितने पार्ट्स में बनती है, कितने पार्ट्स में बनती है इनकम स्टेटमेंट के पार्ट्स कितने हैं? The 2 parts. 2 parts. Part 1 is you can keep yourself unmuted, no problem is there. Keep yourself unmuted. I want to know the answers because मैं सब वो पूछ रहा हूँ जो मैंने करवाया हुआ है. Trading account. Trading account, yes. Trading Other part is yes. Profit and loss. Profit and loss. First part is trading account. Second part is profit and loss account and position statement, that is balance sheet. It has only one part, that is balance sheet itself. Right? What is the result of trading account? Gross profit or Gross profit. Profit or loss. The result of trading account is, because trading account की जो क्रेडिट साइड है, अगर आपके पास फॉर्मेट है, आपने देख रहे हो, आप वो क्रेडिट साइड जो है दैट इज इनकम साइड, सेल साइड लिखा है वहाँ पे सेल, और डेबिट साइड जो है वो परचेज साइड, एक्सपेंस साइड होगी. इफ सेल्स आर मोर एंड परचेजेस आर लेस, आई मीन टू से इनकम्स आर मोर एंड एक्सपेंसेस आर लेस, इट मींस प्रॉफिट इज देयर. एंड इफ रिवर्स इज द केस, परचेज साइड, डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस, दैट इज लॉस. और इस प्रॉफिट या लॉस को हम ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बोल देते हैं. और ट्रेडिंग अकाउंट में जो बिजनेसमैन कैलकुलेट करता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अगला पोर्शन Net Net loss. loss. बिल्कुल ठीक है. जो नेट प्रॉफिट है ना, दैट इज द रियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. वी कैन रियल प्रॉफिट वो है क्योंकि उसमें सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर चुके हैं. अगर आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस ले रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये था ना, आपने उसको बोल्ड किया होगा, मैंने कहा था हम बाद में लिखेंगे. और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ले रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इसमें सारे लिए जा रहे हैं. इट मींस नेट प्रॉफिट है ना बिजनेस का, दैट इज द मेन प्रॉफिट. वो प्रॉफिट सारा बिजनेस का है. अल्टीमेटली आप देखना बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हमने क्या प्लस किया था? Net profit. net profit या net नेट प्रॉफिट जो है वही कैपिटल में प्लस होगा, बिकॉज वही तो प्रॉफिट है बिजनेस का जो मेन है. जो ग्रोस प्रॉफिट है एक बीच में स्टेप है, और उसी स्टेप के लिए हमने एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. कौन कौन से? Direct and indirect. Direct expense. इसमें एक और स्टेप बीच में होता है ऑपरेटिंग का, वो हम बाद में करेंगे जब आपको ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा. मेनली हम लेके चलेंगे एक्सपेंसेस जो हैं वो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस डायरेक्ट किस अकाउंट में आते हैं? Trading. Trading account. और इनडायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट लॉस में. ऐसे Profit and loss. बट वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस कि व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस और व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. Direct expenses are the expenses which are directly related to the production process. Which are directly related to the production process, but इससे भी इसका मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है ना. मीनिंग तो नहीं क्लियर, लिख लो इसका, ये लिख लीजिए, आपको वहां एग्जांपल देनी पड़ेगी. The expenses which are related directly to the production process are known as direct expenses, but still the meaning is not clear in this definition. Still it seems to be incomplete, है ना. इसको थोड़ा और क्लियर करना हो ना तो हम कह सकते हैं the expenses paid up to the production process, up to the production या production process are the expenses, direct expenses up to the production. अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, बट स्टिल है ना, अगर एग्जांपल लेके कर लिया जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना. पहले वाले में इतना क्लियर नहीं हो रहा था. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो डायरेक्ट हैं, वही आ रहा था आंसर. तो इनडायरेक्ट कौन से? जो इनडायरेक्ट हैं. लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस तक जितने एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सपोज मेरी फैक्ट्री है, मैं सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है फगवाड़ा में. सपोज मैंने दिल्ली से सामान लेके आना है, मेरा रॉ मटेरियल दिल्ली से मिल रहा है. अब रॉ मटेरियल मैंने वहां से परचेज किया दिल्ली की किसी फॉर्म से, आना है वो सपोज बाय ट्रेन. तो मैंने वहां से सामान स्टेशन तक पहुंचाया, उसके लिए मैंने चार्जेस पे किए, डायरेक्ट एक्सपेंस.
उसके बाद मैंने स्टेशन से, मैं फगवाड़ा के स्टेशन तक आया, मैंने रेलवे का फ्रेट पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंस। रेलवे से लेकर मैंने सामान बाहर तक निकलवाया, मैंने किसी कुली को अनलोडिंग चार्जेस दिए कि मेरा सामान भैया मालगाड़ी से उतार के ना यहाँ स्टेशन पे रख दो या स्टेशन के बाहर तक रख दो, मैं आगे से अपना अरेंज करता हूँ। अनलोडिंग चार्जेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। वहां से मैंने कोई रिक्शा किया, कोई ऑटो किया, कोई मैंने छोटा हाथी किया, कोई मैंने ट्रांसपोर्ट अरेंज करी, मैं अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक लेके आया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद उस सामान से मैंने अपनी जो फिनिश्ड गुड्स तैयार करनी थी वो तैयार करी, उसमें बिजली का खर्चा आया होगा, उसमें पानी का खर्चा आया होगा, उसमें वर्कर्स को वेजेस वगैरह पे किए होंगे, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा सामान बन के तैयार हो गया। अब तक के जितने एक्सपेंसेस थे वो सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, क्योंकि अभी तक मेरी प्रोडक्शन हुई नहीं थी कंप्लीट। अब मेरी प्रोडक्शन हो गई है कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको सेल करने की कोशिश करूंगा। मैं गोडाउन का, जहां मेरा शोरूम है या मेरी शॉप है या मेरा ऑफिस है, उसका मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा, मैं गुड्स की इंश्योरेंस करवाऊंगा, मैं वर्कर्स को सैलरी पे करूंगा, मैं अपने डिस्काउंट दूंगा कस्टमर्स को, मैं सेल्समैन को कमीशन दूंगा, मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करूंगा, मैं लीगल चार्जेस पे करूंगा, मैं स्टेशनरी मेरे को चाहिए, मेरी एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी होनी है, मेरी बैड डेट्स भी। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे के सारे अपने इनडायरेक्ट हैं, बिकॉज ये प्रोडक्शन के बाद हो रहे हैं। मींस अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पे टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर लें दो पार्ट्स में, ये है आपका प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन होनी है, इधर से पहले इधर से बाद, ये दो हैं। जो प्रोडक्शन से पहले हैं एक्सपेंसेस वो सब डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो प्रोडक्शन के बाद में है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्लियर ये बात? ठीक है, लेकिन वहां पे लिखा नहीं होगा कि ये प्रोडक्शन से पहले पे किया है कि ये बाद में पे किया है, ये फिर मीनिंग ही है। हमें इसकी एग्जांपल साथ में लर्न करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए और जो एग्जांपल्स है वो साथ में ऐड कर लेनी है। ठीक है, एक पेज पे दो लाइंस बना लीजिए ऐसे करके। ये आपका पेज है सपोज, यहाँ लिखने हैं आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ लिखने हैं इनडायरेक्ट, या वैसे भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट ये जैसे मर्जी आप लिख सकते, कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले आपको एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। लिखिए एक्सपेंसेस डायरेक्ट में, वेजेस एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरीज, दोनों हैं ही पेमेंट टू वर्कर्स ही हैं। बट जो वेजेस हैं ये हम उनको पे करते हैं, कहने में टेक्निकल टर्म अगर हम बात करें, उनको पे करते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में रिलेटेड है, वर्कर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ऑफिस में काम करते हैं उनको हम सैलरीज पे करते हैं, देनी पेमेंट ही है, कहने में सैलरीज वर्ड ही आता है, लेकिन अगर वेजेस हो तो वो डायरेक्ट होगा, अगर सैलरीज हो तो वो इनडायरेक्ट होगा। लिखिए वेजेस, लिखिए कैरेज, कैरेज कैरेज। ठीक है, लिखिए कैरेज ऑन परचेज, ये भी डायरेक्ट ही है। लिखिए कैरेज इनवर्स, मींस जब गुड्स परचेज की गई, ये तीनों जो हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैरेज ऑन परचेज मींस गुड्स परचेज की गई, परचेज का एक्सपेंस जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। कैरेज इनवर्स मींस जब गुड्स परचेज की गई हैं फिर वो डायरेक्ट बन रहा है। अगर सिंपल भी कैरेज दिया हुआ हो तो भी डायरेक्ट ही माना जाएगा कि ये परचेज पे किया गया। समझ गए बात को? कैरेज करना मीन सामान कैरी करना, कैरेज मीन सामान कैरी करके लेके आना। ठीक है, कैरेज की जगह अगर कार्टेज वर्ड आ जाए, कार्टेज, वो भी तीनों एक्सपेंसेस डायरेक्ट बन जाएंगे। सिंपल कार्टेज, कार्टेज ऑन परचेज और कार्टेज इनवर्ड। कार्टेज मींस तांगे से सामान लेके आए, कार्ट से लेके आए ऐसा सामान। ठीक है, ये भी तीनों लिख लीजिए। अगर कार्टेज की जगह फ्रेट आ जाए, फ्रेट भी एक्सपेंस ही है, तो तीनों फ्रेट भी जो है
डायरेक्ट बन जाएंगे फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स। तो आपने 9 एक्सपेंसेस और लिख लिए हैं जो डायरेक्ट हैं, 3 कैरेज के, 3 कार्टेज के और 3 फ्रेट के। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नेम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कि जब हम एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए है वो। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये भी लिख लीजिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन है कोल, कोल COAL, गैस, वाटर, कोल, गैस, वाटर, पावर, ये एक्सपेंसेस जो है ये भी डायरेक्ट ही है। इसके अलावा और भी आएंगे, एक और लिख लीजिए, जब सम करेंगे और भी आ जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और भी आएंगे एक्सपेंसेस, जब हम सम्स करेंगे तब आ जाएंगे, है ना। मेन मेन लिख लिए हम। ठीक है, एक होती है पावर, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, है दोनों बिजली, दोनों ही लाइट के हैं, बिजली के एक्सपेंसेस ही हैं। लेकिन पावर वो होती है जो हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं जो हम ऑफिस में यूज करते हैं। बिकॉज वो ऑफिस में कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट है, बिकॉज ये फैक्ट्री में कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक, फाइन। अब लिखिए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लिखिए। सैलरी, सैलरी, यहां हमने वेजेस लिखा था डायरेक्ट में, उधर सैलरी वर्ड लिखेंगे। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट, सैलरी है पेमेंट टू एम्प्लॉइज अदरवाइज। देन यहां हमने लिखा था कैरेज, कैरेज लिखा था, सिंपल कैरेज, सिंपल कैरेज तो डायरेक्ट था। अगर यहां पे इनडायरेक्ट की बात करें तो कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट था, कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट। सिंपल कैरेज नहीं लेना आपने, कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट था, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। फाइन, तो आपके पास 5 तरह का कैरेज हो गया। एक कैरेज, एक कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल, एक कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। सिंपल कैरेज हो तो डायरेक्ट है, ऊपर लिख लिया। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट, कैरेज ऑन सेल इनडायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट। Similarly, cartage on sales, cartage outwards. Similarly, freight on sales, freight outwards. ये सारे के सारे 6 जो हैं आपके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट बन जाएंगे। फाइन, देन उसके बाद लिखिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पोस्टेज, बैड डेट्स, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। हो गए 10-12 के नहीं?
10-12 हो गई और लिखवा दूं? कितने हो गए? ज्यादा ही हो गए सर। ज्यादा ही कितने हो? गिन तो ले कि नंबर डाल 20 sir. हैं? कितने हो गए? ये मत कहना सर 20. 20. 20 हो गए। अच्छा, सच्ची 20 हो गए। चलिए ठीक है, ये मेन लिखवा दिए, आने बहुत है, इनडायरेक्ट तो और भी ज्यादा आने हैं, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये मेन है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होंगे वो करने आपके लिए इजी हो जाएंगे, बिकॉज ये पॉइंट सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये आने ही है बार बार। ठीक है, अब है आपका अदर इनकम्स। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ अदर इनकम्स? ये क्या मतलब हो अदर इनकम्स? ये क्या बात है? अदर मतलब अदर किससे अदर? अदरवाइज हो सकता है आपके लिए वर्ड नया हो, लेकिन ये बातें हम जब से हमने साल स्टार्ट की है तब से हम करे ही जा रहे हैं ये वाली बातें। अदरवाइज वर्ड इतना भी टेक्निकल नहीं है ना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। कोई नहीं बताएगा वो? बस चलो, कनिका बताइए बच्चे। Income that a business earn from the abnormal activities of a business. Very good. The income which is earned out of the abnormal activities, that is the other income. For example, Kanika? Income that is earned by the sale of a fixed asset, Yes. like machinery. Yes. Any fixed asset sold on profit, that is the other income. है ना? Rent received can be other income. It can be, है ना? Interest received can be other income. लिख लीजिए, लिख लीजिए। Rent received, interest received, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये आपने लास्ट कहीं लिखे होंगे 4 वर्ड्स, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड कमीशन। वो पेड थे, वो आपके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट थे। ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स में अदर इनकम्स बन जाएंगी जब रिसीव करेंगे तो। फाइन। एक और लिखिए इसमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर इंटरेस्ट मिला, दैट इज सेम एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ओनली, एक ही बात है ना? लेकिन कई बार वर्ड अलग लिख देते हैं क्वेश्चन वाले, तो मुश्किल ना हो कोई। देन है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स हमारा लॉस था, बैड डेट्स हमारा लॉस था ना, डेबिट में लिखा था हमने एक्सपेंसेस में। अब ये आपका आएगा इनकम्स में, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, एक आपने वो लिख लिया होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी पहले कनिका ने बोला भी था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। लिखा हुआ है? नहीं लिखा तो लिख लीजिए। एक एक्सपेंसेस में भी लिख लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। ये एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट में, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। आई होप कि देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, हम कोई ना क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, है ना? ठीक है, फाइन। अभी आपने पूछना है कुछ तो पहले पूछ लीजिए बेटा। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। अदरवाइज आपका 16th क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर इज 18.65, गरेवाल की बुक का, ये वाली बुक, पेज नंबर 18.65, क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले जो 15 क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस में सिर्फ या ट्रेडिंग अकाउंट पूछा हुआ, या प्रॉफिट लॉस पूछा, या बैलेंस शीट पूछी। हम पूरे वाला सम स्टार्ट करेंगे, सारे हो जाएगा। 15 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे पहले वाला, ठीक है? ये आप ऐसा करिए, अभी टाइम भी कम है, हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बड़ा हो जाए क्वेश्चन ही तो फिर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 18.62 पेज नंबर पे। इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पूछा हुआ है। देखिए उसने क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे
trading account for the year ending 31st March 2020. जब भी आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट या अकाउंट तैयार करना है, ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट लॉस हो, इसके ऊपर अकेला ट्रेडिंग अकाउंट मत लिख के आना, अंडरलाइन दिस इज इक्विवेलेंट टू नरेशन भी लिख के आना, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू ऊपर लिख के आना, क्या बनाया है आपने, जर्नल है कि लेजर है, इक्विवेलेंट टू दैट। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ऊपर लिखोगे, ऊपर पहले तो बुक्स लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ डैश। अगर पार्टी का नाम न दिया हो, ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ अगर बिजनेसमैन का नाम दिया होता, उसका नाम लिख देते, उसके बाद आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डेट एंड, जिस दिन आप बना रहे हो। एम आई क्लियर? ठीक। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट सबसे पहले आइटम फर्स्ट कौन सी होती है ट्रेडिंग में? Opening stock. ये आपके पास दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है। Yes. ऐसा हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ना हो? क्या हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ना हो? ओपनिंग स्टॉक मींस लास्ट ईयर क्लोजिंग सर स्टॉक। हो सकता है कब हो सकता है? सर, जब सारी चीजें बिक जाएं। जब सारी चीजें बिक जाएंगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता कि 31 मार्च को सारा ही सामान बिक गया, हमने रखा ही नहीं अपने पास सामान? बात ठीक है आप, हो सकता है सारा ही बिक गया जी, है ना। एक और केस है जब ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, जब नया बिजनेस हो। जब बिजनेस ही नया स्टार्ट किया हो। मैंने बिजनेस ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया सपोज, या 1 अप्रैल को ही मान ले स्टार्ट किया, तो इस सेशन में तो स्टार्ट किया, लास्ट ईयर क्लोजिंग होता तो इस साल का ओपनिंग होता। फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, उसके बाद तो जनरली होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइटम कौन सी है, कौन सी होती है? परचेज। Freight. नेट परचेज होती है, माइनस परचेज रिटर्न भी हमने करना होता है। क्या परचेज रिटर्न दी हुई है? नहीं दी हुई है, नहीं दी है। गुड्स परचेज दी है सिर्फ 1,40,000 की, 1,40,000। और इधर क्या होता है पहले? सेल्स। Sales. अमाउंट 1,90,000। और यहाँ क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या आता है? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 30,000। इन चार आइटम्स का आपने सीक्वेंस नहीं छोड़ना, ये ऐसे लिखनी है। डेबिट में पहले ओपनिंग स्टॉक, बाद में परचेज। क्रेडिट में पहले सेल, बाद में क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद फिर ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई है। क्रेडिट साइड में 2 आइटम्स ही आनी है, ये कंप्लीट। डेबिट में और आएंगी, क्या आएंगी डेबिट में? और क्या आता होता है? डायरेक्ट Direct एक्सपेंसेस 4-5 हैं, वेजेस भी हैं, दूसरे भी हैं आपके, ये पावर भी है, डॉक ड्यूज भी हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, 4-5 है। उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इनका मत करना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल। यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके सिर्फ डायरेक्ट आएंगे। आप देखिए एक एक्सपेंस दिया है फ्रेट एंड पैकिंग। फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लेके ₹10,000 को डेबिट साइड डाल दोगे। डन। देन है एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, एक पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। These expenses should be taken as direct or indirect? Indirect. Because It is on These are the office expenses. as expenses have been paid on sales. Any expense which has been paid on sales is indirect expense, and any expense which has been paid on purchase is direct expense. तो सेल वाला हम छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस सम में इसको हम बैलेंस करेंगे, दोनों साइड के नोट करेंगे, ये छोटे दोनों का रफ में करना है। अब आप लोग क्या करोगे, जो आप मिस्टेक करोगे, ये तो फिर 3-4 आइटम्स है ना, जो आप लोग करोगे ना, आप इसको अलग से लिख के किसी रफ पे प्लस करोगे, इसको भी कहीं और लिखोगे साफ साफ, फिर प्लस करोगे।
मीन्स आप सम को 2 बारी कर रहे हो, आपने यही प्लस माइनस करना है 190 प्लस 30, लिख चाहे कहीं और लेना, बिकॉज वी डोंट नो साइड छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी आएगी। यहाँ चल रहा है पता साइड छोटी ये वाली है, लेकिन जब आइटम ज्यादा होंगी ना वी डोंट नो साइड छोटी कौन सी आनी है बड़ी कौन सी आनी है, दोनों का टोटल लिख रफ में लेना है, करना यहीं पे ही है, दोबारा अमाउंट नहीं लिखनी है, दोबारा अमाउंट लिखोगे पेपर नहीं पूरा होना आपका। इसको प्लस किया, ये आपका 175,000, 175 एंड 220 ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस है, Profit. प्रॉफिट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, Debit side. Debit. जितना डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है, जितना डिफरेंस आ रहा है आपका ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट रुपीज 45,000 और यहाँ टोटल 2,20,000 और यहाँ पे आपका टोटल 2,20,000 सम विल बी ओवर, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द हेडिंग्स देयर, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये टॉपिक की हेडिंग होते हैं जो लिखने हैं आपने हर केस में, ठीक है। Any clarification required here in this sum? लेजर अकाउंट जैसे बैलेंस करते हैं वैसे ही बैलेंस किया हुआ है मैंने इसको, जितना बैलेंस आया, बिकॉज साइड छोटी डेबिट थी मैं डेबिट में डाल दिया है ग्रोस प्रॉफिट में, क्रेडिट होती मैं क्रेडिट में डाल देता, ग्रोस उसको लॉस लिख देते, ठीक है फाइन। अगला पीरियड कौन सा है अपना, नेक्स्ट है ना पीरियड बिजनेस अपना ही है ना, बिजनेस करना Business. अकाउंट्स ही करेंगे उसमें भी, ठीक है। इसका मैंने सम करवाना है बड़ा, आपको मेरे पास 4-5 मिनट थे, छोटा सम करवा पाया मैंने पूरा सम करवाना है, ट्रेडिंग भी हो जहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी हो और बैलेंस शीट भी हो। अगला पीरियड जो है बिजनेस का, लेकिन हम उसमें अकाउंट्स टीच करेंगे, इसे हम कंपनसेट बाद में कर लेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लेता है बिजनेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड भी हम अकाउंट्स ही करेंगे, राइट नाउ वी कैन एंड द मीटिंग, कैन बी। सुखजीत मैम प्लीज एंड द मीटिंग।